अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड्स एंड बेसिस इस चैप्टर में कि सबसे पहले तो एसिड्स को हम लोग पहचानते कैसे हैं, इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि रिएक्शंस कैसे होते हैं एसिड्स और बेसिस के। बट बेसिकली हम लोग एसिड्स और बेसिस इनको हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से, साइंस के हिसाब से। तो सबसे पहले तो जैसे लिखा गया है कि एसिड्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स आयंस। ठीक है, अब आयंस क्या होते हैं? जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स इनमें अगर चार्ज हो। ठीक है, अब देखो जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, सॉल्ट NaCl, उसमें चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस आउट हो गया, Na और Cl ने वो कंबाइन होके NaCl बने हैं, तो वो स्टेबल है। अब स्टेबल होना मतलब चार्ज नहीं होना। तो अगर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के पास चार्ज है, वो स्टेबल फॉर्म में नहीं है, वो भी रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयंस। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन जब देखेंगे इसका, तब हमें समझ में आएगा। अगर किसको आयंस अभी भी अगर नहीं क्लियर होता कि आयंस होते क्या, तो जैसे HCl है, वो अगर पानी में डिज़ोल्व होगा तो वो क्या बनाएगा? H+ और Cl-। H+ मतलब हाइड्रोजन का एटम पॉजिटिव चार्ज के साथ और क्लोरीन का एटम नेगेटिव चार्ज के साथ। ये आपने 9th में देखा था कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव में काउंट होते हैं और कौन से नेगेटिव में। अगर फिर भी किसी को नहीं पता है तो लास्ट शेल में, आखिरी शेल में, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो पॉजिटिव में माना जाता है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के, रिलीज़ करके, फ्री होके वो अपने आप को स्टेबल बनाता है। अगर किसी के लास्ट के शेल में 4 से ज़्यादा हों, 4 या 4 से ज़्यादा, तब वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है या एक्सेप्ट करता है, ताकि वो अपने आप को स्टेबल बनाए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि उनके पास नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं उन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव H+ आयंस, इट इज़ टर्म्ड एज एसिड, या एज एन एसिड होना चाहिए। अभी हम एक रिएक्शन के थ्रू से पहले पूरा समझते हैं। अब जब हम लोग एसिड्स को डिज़ोल्व कर, जैसे एग्जांपल है HCl को मैं अगर वाटर में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, तो क्या होगा? HCl ब्रेक होके बनेगा H+ और Cl-। ठीक है, ये दो आयंस मिलेंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और आपका क्लोरीन होगा नेगेटिव आयन, जिन्हें आप कैटायन, एनायन भी कहते हो। तो अब जब HCl पानी में ब्रेक हो गया, मुझे H+ हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव के क्या है? आयंस मिले हैं। ये होता है आयंस, एटम्स जिसके पास चार्ज हो। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयंस होते क्या है। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे H+ और Cl-, ये मुझे दो आयंस मिल गए, तो जो H पॉजिटिव वाला आयन था वो H2O के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बनाता है। वो एक आयन बनता है पॉजिटिव वाला, और क्लोरीन इंडिपेंडेंट ही रहता है, वो किसी के साथ जुड़ता नहीं है। तो इस तरीके से जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयंस आपके सॉल्यूशन में मिल गए, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ये आपने कई एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में पास करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि एसिड को हल्का सा हम लोग ऐड करें पानी में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मिल जाएंगे। तब क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती जाएगी, क्योंकि चार्जेस होंगे जो सॉल्यूशन में घूम सकते हैं। बट अब ये पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो फिजिक्स हो गया एक तरीके से। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि जब HCl को डिज़ोल्व किया गया तब क्या मिला? H+ पहले। तो अगर कोई सब्सटेंस वो H+ हाइड्रोजन पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड। उसी तरीके से हम लोग अभी बेस में भी देखेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है इसमें कि बेस ऑन गेटिंग डिजॉल्व विल ऑल्सो प्रोड्यूस आयंस। जैसे एसिड्स ने प्रोड्यूस किए थे, वैसे ही बेस ने भी किए थे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है एसिड और बेसिस में, कि दोनों ही डिजॉल्व होकर आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे भी कर लो, दोनों ही टाइप के बनेंगे आपके आयंस। अगर दोनों डिजॉल्व हो रहे हैं, वो आयंस बना रहे हैं, ये सिमिलैरिटी होती है बस एसिड और बेसिस में। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि विल प्रोड्यूस साइंस एग्जाम्पल। ठीक है, खाली एग्जाम्पल के लिए बेसिस बहुत होते हैं, बट NaOH हम लोग काफ़ी बार देखते हैं, इसलिए मुझे लगा कि समझाने के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा एग्जाम्पल होगा। NaOH विल गिव Na+ एंड OH-। जब NaOH टूटेगा, ये भी हम रिएक्शन में देखेंगे एक डायग्राम के साथ, कि NaOH विल गिव Na+, सोडियम पॉजिटिव, एंड OH- आयंस। इफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस OH आयंस, दे आर नोन एज बेसिस। कि अगर OH आयंस किसी सब्सटेंस से हमें मिल रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या क्लासीफाई करते हैं कि वो एक
बेस है। जैसे अगर आप देख पाओ कि बेस NaOH है, जब ये पानी में डिज़ोल्व होगा तो ये Na प्लस होगा, जिसको कॉन्जुगेट एसिड बोला हुआ, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एसिडिक की तरीके से बताया जा रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो वो है OH माइनस। तो अगर कोई सब्सटेंस OH माइनस आयंस दे सकता है, उससे हम लोग क्या काउंट करते हैं, बेस कहते हैं। मैं वापस कहता हूँ, कॉन्जुगेट एसिड पे ध्यान मत देना, आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक सब्सटेंस अगर OH माइनस का आयंस दे रहा है तो उससे हम लोग क्या काउंट करेंगे, उससे हम लोग काउंट करते हैं कि वो बेसिक इन नेचर है, वो एक बेस है। अब अगर हम लोग pH स्केल की बात करें तो हमने देखा है pH स्केल 8 में भी आप लोगों ने देखा था, आपकी टेक्स्ट बुक्स में था, ऑलमोस्ट सारों की ही टेक्स्ट बुक में था ये। तो pH स्केल क्या होता है, एक ऐसा स्केल होता है, एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। बट फ़र्क क्या होता है, बाकी इंडिकेटर सिर्फ ये बताते हैं कि वो एसिड है या वो बेस है, बट pH स्केल सिर्फ ये ही नहीं बताएगा कि वो एसिड है या बेस है, वो ये भी बताएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि वो वीक एसिड है, वो वीक बेस है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो pH स्केल क्या है, कंप्लीट काम करता है। तो ज़रा पहले देखते हैं कि pH स्केल होता कैसे, और pH स्केल के थ्रू पहले पता कैसे करते हैं एक एसिड या बेस की स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस। अब ये आपका pH स्केल है, जिसमें जो 7 है, अगर आप एग्जैक्टली देखो तो 0 to 14 है। तो एग्जैक्ट जो बीच में अगर हम आए 7 पे, तो 7 क्या है, वो माना जाता है न्यूट्रल, ना वो एसिड है ना वो बेस है। अगर आप 7 के लेफ्ट में जाओगे, मतलब 0 to 6 तक, तो वो सब क्या है, एसिड्स हैं। पहले ये देखो कि एसिड्स कहाँ पे आते हैं, बेसिस कहाँ पे आते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस कौन है। अब जैसे 7 न्यूट्रल है तो लेफ्ट में हमारे क्या हैं, सारे एसिड्स हैं 0 से लेके 6 तक, और राइट में मतलब 8 से लेके 14, मैं वापस रिपीट करूँगा, 8 से लेके 14 तक क्या है, सारे बेसिस हैं। तो ये तो हो गया सबसे पहले कि एसिड में कौन आएगा, बेस में कौन आएगा। 0 to 6 एसिड्स, 8 to 14 हमारे बेस। अब बात ये आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस हम लोग कैसे देखते हैं, चाहे वीक एसिड वीक बेस आप कहो। तो अब जब मैं पहले एसिड्स की बात करूँगा, तो जितना आप एज पे जाओगे, एज पे मतलब लास्ट में 0 तक, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या बढ़ती जाएगी। मतलब 6-5 जो 7 के पास में, वो वीक एसिड्स होंगे, 4-3 वो एक मीडियम लेवल के एसिड होंगे, और अगर आप 2-3-2-1-0 देखो तो 3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 2-1-0 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस तरीके से क्या हम एसिड्स के बारे में बता सकते हैं। और वैसे अगर हम बेसिस में देखें तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा, आपको एज तक जाना है, एक्सट्रीम राइट तक जाना है, तो उतना क्या है, बेसिस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। 8, 9, 10 आपके क्या होंगे, वो वीक बेसिस होंगे। 11, 12 आपके एक मीडियम लेवल के आप मान लो बेसिस होंगे, और 13, 14 के होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो यही है, अगर एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ देखनी हो तो आपको हमेशा एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट तक देखना है। एसिड के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ आप देखोगे, बेसिस के लिए आप एक्सट्रीम राइट की तरफ देखोगे उसकी स्ट्रेंथ के लिए। जितना वो एक्सट्रीम के पास होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इसी के बेस पे एक और ही एक डायग्राम है जो आपको थोड़ी शायद और एक एडवांटेज है इसको समझने में। अब अगर आप देख पाओ जो 7 है, सबसे पहले हम 7 पे देखेंगे, वो pH माइनस लॉग, उसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 7 पे देखो तो वाटर है, वाटर क्या माना जाता है, न्यूट्रल होता है। अगर प्योर वाटर हो तो कि वो क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब अगर हम लोग पहले एसिड्स की तरफ देखते हैं, 6 क्या है, मिल्क, क्या मिल्क हल्का सा एसिडिक होता है। कॉफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा एसिडिक होती है मिल्क से, इसलिए ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हमें थोड़ी एसिडिटी फील होती है। वाइन अल्कोहल ग्रुप हम लोग मान लेते हैं, चाहे कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक हो, वो भी एक एसिडिक है। ज़्यादा पीने से, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, तो लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। थर्ड विनेगर, विनेगर घरों में यूज़ किया जाता है, आपके घर पे भी डेफिनेटली यूज़ होता होगा। इसको हिंदी में सिरका भी कहते हैं, वो एक एसिड है। लेमन, वो भी एसिड है। बस ये है कि लेमन एक ये ऐसा एसिड है, लेमन हो गया, मिल्क हो गया, कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ होने के बाद भी क्या है, हम लोग कंज्यूम उन्हें कर पाते हैं। स्टमक में जो एसिडिटी होती है, जो HCl बनता है, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए वो ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा हमें पेन, इरिटेशन फील होती है और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। HCl एसिड देखो, अब 0 और 1 में क्या है, दोनों HCl ही हैं। 1 ह्यूमन बॉडी में बना होगा, और जो
HCl एसिड 0 पे है, वो क्या है, वो एक केमिकली मेड एसिड है, सिंथेटिक। एक ऐसा एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिला है, वो सिंथेटिक यूज से या सिंथेटिक प्रोसेसेस से मिला है। जैसे हमने एक नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखे थे, उसी तरीके से। अब अगर हम लोग बेस की बात करें, ठीक है, तो 8 ब्लड हमारा हल्का सा बेसिक होता है और वो होना भी चाहिए, तभी वो बॉडी ठीक भी रहती है। और उसके बाद हमारा है बेकिंग सोडा, जो हम लोग केक्स बिस्किट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आप देखो, वो 10 पे है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, आपकी सिंपल समझने से डाइजीन, जो हमें एसिडिटी हो तो हम लोग डाइजीन लेते हैं, वो जो पिंक कलर के, मोस्टली से अलग अलग कलर के भी अब आने लग गए, तो जो पिंक कलर के वो जो राउंड टैबलेट्स के जैसे स्ट्रक्चर होता है, मीठा होता है, ठीक है, उसे हम डाइजीन कहते हैं। तो डाइजीन के बेस पे उस सिरप्स भी आजकल आने लग गए हैं। तो वो सब क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ऐसी चीज़ जो पेट में जब एसिडिटी हो जाए उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उस एसिड के इफ़ेक्ट को वो क्या करते हैं, काट देते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है या किस चीज़ को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। बट इतना आपको भी समझने की ज़रूरत है कि बेस को अगर मैं यूज़ करूँगा तो एसिड की जो एसिडिटी होती है वो कट हो जाती है, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए हम लोग कंज्यूम करते हैं ताकि अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी हो गई हो तो कोई बेसिक चीज़ आके हमारी बॉडी में क्या है, उस एसिड के इफ़ेक्ट को काट दे, उसे ख़त्म कर दे। अब नेक्स्ट अमोनिया। अमोनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ जो इस दुनिया में किया जाता है वो ये है, एज अ फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट्स। तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सोप, वो भी एक बेस होता है, सोप कह लो आप, टूथपेस्ट कह लो, ये एक बेसिक इन नेचर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट होगा, लिक्विड होगा, जो यूज़ किया जाता है कपड़े धोने में, हमारे बेसिकली डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग लिक्विड होता है। वो क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए उसमें होता है कि गलती से भी उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ड्रेन क्लीनर, जब हमारे घरों की ड्रेन की पाइप सटक जाती है तो जो लिक्विड यूज़ किया जाता है, बहुत ही रेयर आप लोगों ने देखा होगा, वो एक और एग्जांपल है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का। अब इसके साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली अगर हमें कोई पूछे कि चीज़ हार्मफुल है या नहीं, हम लोग ना कह देते हैं कि एसिड्स बहुत हार्मफुल है और बेस नहीं है। ये ना गलत है। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्पेशली जो एक सिंथेटिक बेस है, जैसे ब्लीच हो गया, ड्रेन क्लीनर हो गए, ये भी उतने ही नुकसानदायक होते हैं बॉडी के लिए या किसी की हेल्थ के लिए, या उनका इफ़ेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना एक स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है। तो अगर हम लोग सोचें ना कि हमें सिर्फ एसिडिक चीज़ें ही नुकसान कर सकती हैं, एसिडिक चीज़ें ही हमें बीमार कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बेस में भी उतनी ही पावर होती है, उतना ही इफ़ेक्ट होता है किसी को बीमार करने के लिए, किसी की हेल्थ को हैम्पर करने के लिए, या वो उतने ही डेंजरस पॉइजनस हो सकते हैं जितना एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि खाली एसिड्स ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड्स ही हार्मफुल होते हैं, बेसिस भी उतने हार्मफुल हो सकते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पीएच स्केल यूज़ कैसे करते हैं या पीएच स्केल से पता कैसे करते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। बट अगर हमें ये भी देखना है कि असली में उसका यूज़ क्या है, अगर हम कुछ चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका बेसिकली कुछ ना कुछ तो यूज़ होना चाहिए ना। तो अब उसके एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, जिसमें से पहला क्या था, रेन वाटर का। अब देखो, रेन वाटर जनरली न्यूट्रलाइज्ड होना चाहिए या न्यूट्रल इन नेचर होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो एसिडिक होता ही होता है। उसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि जब ऊपर से नीचे आता है तो काफ़ी जो गैसेस होती हैं, SO2 NO2, इनके साथ वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। और SO2 NO2 हमारी गाड़ी की फ्यूल से जो बर्न होता है उससे गैसेस निकलती है, चिमनी से इंडस्ट्रीज़ की निकलती हैं, तो हल्का सा एसिडिक वो हो जाता है। अब ये वाटर अगर हल्का सा एसिडिक है, ये होता ही है, ठीक है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कोई होगी नहीं। बट अगर रेन वाटर में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाए, या मतलब रेन वाटर में बहुत ज़्यादा एसिड कंटेंट बढ़ जाए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा SO2 NO2 या ऐसी गैसेस, हार्मफुल गैसेस उसमें ऐड होके क्या कर रही हैं, वो एक एसिडिक कंटेंट रेन वाटर का बढ़ा रही हैं, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, एसिड रेन। इसके नुकसान आपने कई बार पढ़े होंगे अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में, पिछली क्लासेस में भी। बट एसिड रेन के दो मेन क्या होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं डायरेक्टली, मतलब एक एसिड रेन जैसे ही वो रिवर्स में, लेक्स में जहाँ पे फिशेस होती हैं,
दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जाएगा तो उनका एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी, और फिर उनसे वो आगे आगे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है, उनकी डेथ होती है। तो फिर यूट्रोफिकेशन हो जाती है। अगर आप लोगों को यूट्रोफिकेशन ना पता हो तो 8th 9th में ये बायोलॉजी के चैप्टर्स में था ये यूट्रोफिकेशन। तो अगर यूट्रोफिकेशन आप ना भी देखो तो क्लियर है, अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं तो वो भी क्या है, पोल्यूशन है, या वो भी एक प्रॉब्लम है, नेगेटिव इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे। सेकंड हमने देखा था कि मार्बल के मॉन्यूमेंट्स, आपने वो पढ़ा होगा कि मार्बल के मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल है वो ख़राब होने लग गया था, वो ब्लैक होने लग गया था कई जगहों से, क्योंकि जो एसिडिक रेन होती है उसमें एसिड होता है, वो मार्बल से रिएक्ट करता है। और मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने पहले भी पढ़ा था, मेटालिक कार्बोनेट्स। तो मेटालिक कार्बोनेट्स क्या हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में। तो एसिड से रिएक्ट करने पे वो सॉल्ट्स बनते हैं और वो CO2 बनता है। बट मेन चीज़ क्या है कि उसका सरफेस ख़राब हो जाता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट की चीज़ अगर एसिड से ख़राब होएगी तो प्रोडक्ट्स ये सब अगर आप जाने दो, में अगर जो सामने दिख रहा है आप उस पर ध्यान दो, तो ये है उनका शाइनी सरफेस ख़राब हो जाता है कभी भी। तो ये चीज़ है कि मार्बल के मॉन्यूमेंट्स या ऐसे ये भी अगर ख़राब हो रहे हैं तो क्या है, रिसोर्सेज की वेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का एक रेंज जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था पीएच स्केल में, वो क्या है, 7 से लेके 7.8। हल्का सा वो बेसिक ही होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो इस रेंज में रहेगा उतना ज़्यादा बॉडी के लिए अच्छा होता है, उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या बाकी प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो जिस बंदे की बॉडी ये रेंज में नहीं रहती है वो जनरली वो एसिडिक में चले जाती है। ठीक है, और मैं बताता हूँ एसिडिक में क्यों चले जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, एसिडिक ही होता है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि अगर हम मैक्सिमम चीज़ जो खा रहे हैं या पी रहे हैं, जैसे टी हो गई वो एसिडिक है, लाइम जूस वो एसिडिक है, तो फिर हमारी बॉडी बेसिक बनती कैसी है, वो हमारे लीवर की वजह से बनती है। लीवर के जो जूसेस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस होते हैं वो सारे क्या आते हैं, जनरली बेसिक इन नेचर आते हैं। तो अगर किसी की बॉडी एसिडिक रहती है या उसका लिवर वीक है या लिवर वीक हो गया, उसकी बॉडी में वो बेसिक नेचर नहीं बन रहा जो बनना चाहिए, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। चलो किसी और टाइम का टॉपिक है वो, बट बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी का जो रेंज होता है काम करने का, जो एक ऐसा रेंज जिसमें वो अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाए, वो क्या है, 7 to 7.8। अब एक क्या होता है कि एसिडिटी बॉडी में बहुत बढ़ जाए, उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, गलत लाइफस्टाइल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ज़्यादा स्पाइसी खाना, ठीक है, स्टमक ज़्यादा एसिड बना रहा है, स्टमक में ज़्यादा एसिड बन रहा है। बट ओवरऑल क्या है, मेन चीज़, अगर बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, हमें एसिडिटी फील होती है, पेट दुखता है, वॉमिटिंग, नौशिया वाली फीलिंग आती है। तो इसको रेक्टिफाई हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसको हम एंटासिड बुलाते हैं। देखो लिखा हुआ है, human body works in the range of 7 to 7.8, therefore if it falls below it we use antacids। एंटासिड्स मतलब ये डाइजीन, जो क्या करती है, एसिड को काट देती है, न्यूट्रलाइज उसे कर देती है। और ये सारे जो डाइजीन जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की कैटेगरी में वो काउंट किए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो बेसिक इन नेचर हैं और एसिडिटी को काट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एसिडिटी हो आप कोई भी चीज़ उठा के खा लो जो बेसिक इन नेचर हो तो हो जाएगी। अब क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो जो कीज़ होती है, एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ, कि जो कीज़ होती हैं आयरन की, जो हमारे घरों पे भी होती है, उसमें थोड़ा सा रस्ट लग जाता है, तो आपको पता है वो भी एक बेस है। तो क्या मतलब हम रस्ट जंग को तो नहीं खाने लग जाएंगे ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सेफ बेस है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो किसी सब्सटेंस का बेसिक होना काफ़ी नहीं होता है, वो एडिबल भी होना चाहिए, वो कंज्यूमेबल भी होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, टीथ। अब देखो टीथ का ऐसा होता है कि टीथ में हम लोग हमेशा कहते हैं इनैमल इनैमल, आपने कई बार सुना होगा इनैमल ख़राब हो गया, इनैमल ये होता है, ठीक है। अब इनैमल क्या है हमारे टीथ का, अब देखो हमारे टीथ क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। अगर वो साफ़ हों या उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो जनरली आप देखते हो टीथ क्या होते हैं, एक शाइनी होते हैं। ये जो टीथ में शाइन है और जो स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से होती है, टीथ बनते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ऐसे कम चीज़ों से ये हमारे कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरली बॉडी में भी बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट कैल्शियम ही मान लो, क्योंकि हमारी थिंकिंग होती है कि टीथ ना कैल्शियम से बने, हाँ कैल्शियम से ही बने, बट अकेला कैल्शियम नहीं था, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट जैसे कंपाउंड्स होते हैं
जिनकी वजह से टीथ बनते हैं, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी में। तो अगर हमारे टीथ ख़राब होते तो डेफिनेटली हमारी जो हाइजीन है, ओरल हाइजीन कहते हैं, मुंह की हाइजीन कह लो आप उसे, वैसे जनरली 90% केसेस में यही होता है कि हमारी ओरल हाइजीन ख़राब होने की वजह से ही टीथ ख़राब होते हैं, हम ब्रश नहीं करते या जो भी रीज़न हो सकता है। तो अब ये ख़राब कैसे होता है, टूथ डीके कैसे होता है? हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे मुंह में हमेशा बैक्टीरिया होते ही हैं जनरली। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं तो कितनी बार कुछ अटक जाता है या रह जाता है मुंह में, तो उसको वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, डिग्रेड कह लो, ब्रेक कर लो। डिग्रेड करना, डिकम्पोजिशन भी आपको समझने के लिए समझ लो। डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं, उससे क्या बनते हैं, एसिड्स। अब ये एसिड्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये एक मेटालिक कंपाउंड है। तो हमने देखा था मेटालिक कंपाउंड जनरली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। तो उसकी वजह से क्या है, जैसे मार्बल की शाइन ख़त्म हो रही थी, मार्बल की स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही थी, वैसी क्या है, दांतों की शाइन, दांतों की स्ट्रेंथ ख़त्म होती जाएगी, और इस तरीके से दांत क्या है, जो हमारे टीथ हैं वो ख़राब होते रहते हैं। अगर ये एसिड कंटिन्यूसली बन रहा है और वो ख़त्म नहीं हो रहा है या उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे ही टीथ ख़राब हो जाते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है टीथ को फिर मेंटेन करने का, कि एक तो हमारा सबसे कॉमन क्या है, टूथपेस्ट, टूथब्रश करना, जिसको हम ब्रशिंग कहते हैं। अब वो इफ़ेक्टिव क्यों है, उसके दो रीज़न है। जो ब्रश होता है वो अटके हुए खाने को निकाल देता है, तो बैक्टीरिया को जब खाना ही नहीं मिलेगा या इतना सब्सटेंस होएगा ही नहीं कि जिसको वो ब्रेक कर पाए, तो फिर एसिड बनेगा ही नहीं। सेकेंड क्या होता है, जो हमारा टूथपेस्ट है, इस चैप्टर के हिसाब से टूथपेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टूथब्रश से मैंने आपको वैसे एक एग्जांपल दिया था कि उसका फ़ायदा क्या है, बट टूथपेस्ट ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। टूथपेस्ट जनरली होता है बेसिक इन नेचर। तो अगर आप सोच रहे होगे कि सर अगर वो बेसिक है, पहले तो हमने ये पढ़ा था ना कि बेसिक जनरली क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। हाँ जी, फैक्ट है। तो टूथपेस्ट को ना जानबूझ के मीठा बनाया जाता है, क्योंकि अगर वो कड़वा होगा तो लोग नहीं यूज़ करेंगे। जैसे नीम हो गया, नीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, अच्छा बेस है बॉडी के लिए। तो पहले लोग वो यूज़ करते थे जिसे हम दातुन कहते हैं, बट क्योंकि वो कड़वा होने की वजह से क्या है, बहुत ईजिली लोगों ने उसे छोड़ दिया आज के टाइम पे। तो टूथपेस्ट बेस होने की वजह से क्या करेगा, जो हमारे मुंह में एसिड बनेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका इफेक्ट ख़त्म कर देगा। एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और जो एसिड की स्ट्रेंथ है या एसिडिक जो नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो टूथपेस्ट का ये फ़ायदा होता है क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो एसिड और उसके इफेक्ट्स को क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब करना, ख़त्म करना है, रिवर्स नहीं कर सकता है, पीछे नहीं कर सकता है, बस एसिड को वो काट देता है, इतना आप समझो। तो ये तरीका होता है हमारे टीथ को सेव करने का, या इस चैप्टर के हिसाब से टूथपेस्ट क्यों हम यूज़ करते हैं ब्रशिंग में, सिंपल है, क्यों बेस है और फिर हमारे मुंह में जो एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये तो हो गया हमारे टीथ का स्ट्रक्चर और टीथ को कैसे मेंटेन करते हैं या टीथ कैसे डीके होता है। अब जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है बी स्टिंग, या जो एंट्स होती हैं वो हम लोग कह देते हैं ना कि मधुमक्खी, जैसे बी को हम मधुमक्खी कहते हैं, मधुमक्खी या एंट्स जो होती हैं उन्होंने काट लिया, वो ना गलत वर्ड होता है, वो कभी काटते नहीं, वो स्टिंग करते हैं। काटना तो मतलब बाइट करना होता है, बाइट नहीं करते वो ना स्टिंग करते हैं, वो ना एसिड छोड़ते हैं। और वो एसिड क्या होता है, बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उसे कितना लग रहा है, बट वो पेनफुल होता है और इरिटेटिंग होता है, वो तो सबको ही फील होता है। तो अब एंड काटते तो हम जनरली तो ऐसे कुछ करते नहीं है, बस ऐसे ही रहने देते हैं, तो थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाता है, बॉडी अपने आप उसे न्यूट्रलाइज कर लेती है। बट बी स्टिंग जो होती है, बी मधुमक्खी की जो स्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा पेन देती है कंपेरेटिवली, और इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस इफेक्ट से रिलीफ करने के लिए। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। कई लोग पिकल यूज़ करते हैं, कई लोग बेकिंग सोडा करते हैं। साइंस ये कहता है कि बेकिंग सोडा बेस्ट है, क्योंकि वो क्या है, एक बेस है, तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरीके से हाँ, आप टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। कई लोग ये करते हैं कि जो कीज़ होते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, कीज़ को यूज़ करते हैं, या ऐसी चीज़ जिसमें हल्का सा रस्ट लगा हो, या ऐसे कोई मेटालिक चीज़ यूज़ करते हैं और उसको रब करते हैं। मैं पर्सनली वही करता हूँ। तो क्या होता है कि जो मेटालिक चीज़ होती है उसके सरफेस पे हल्का फुल्का तो देखो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ ही होता है, मतलब एक मेटालिक ऑक्साइड की लेयर तो
होती ही है। तो मेटालिक ऑक्साइड हमने पहले भी पढ़ा था, बेसिक इन नेचर है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बनता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। तो एक्सक्यूज मी, तो एक बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी की स्टिंग कह लो, एंट की स्टिंग कह लो, वो एसिडिक इन नेचर होती है, जो एक पेन और इरिटेशन देगी। तो उसको उससे रिलीव करने का फास्ट रिलीव करने का तरीका क्या होगा कि आप उसे न्यूट्रलाइज करो, कोई बेस को आप यूज़ करो, उस पर आप स्प्रे कर लो, उस पर आप अप्लाई करो, जिससे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और जो एसिड का इफेक्ट है वो ख़त्म हो पाए। तो इस तरीके से क्या है, हम उस पेन से जल्दी अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। अब देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पहले भी देखा है, मैंने बार बार बात की पिछले वीडियो में या इस वीडियो के पहले भी, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस which helps to cancel out their nature and produce a salt which is neutral in nature and also produce water। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेंगे, वो एक दूसरे के नेचर को काटते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो क्या होता है, एक वाटर होगा H2O और एक आपको सॉल्ट मिलेगा। तो जो सॉल्ट होगा वो क्या होना चाहिए, वो न्यूट्रल इन नेचर होना चाहिए, क्योंकि एसिड ने बेस के नेचर को काटा है, बेस ने एसिड के। तो जो सॉल्ट है वो आपको क्या मिलना चाहिए, वो एक ऐसे नेचर का होना चाहिए जो न्यूट्रल हो। और वाटर, तो आपको एक रिएक्शन के साथ इसे समझाता हूँ मैं पहले। तो जैसे ये रिएक्शन है, बहुत बार हमने देखा है, HCl एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH बेस जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो इसमें H और OH वाला हिस्सा अलग होके H2O बना देगा, तो बचा क्या, HCl का Cl और NaOH का Na, तो वो बनेगा NaCl, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बुलाते हैं, नमक, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। तो नमक क्या होता है कि न्यूट्रल होता है ना, वो ना ही एसिडिक होता है ना ही वो बेस होता है। तो इस तरीके से ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे यूज़ हमने देखा पहले भी कि एसिड अगर बॉडी को हार्म करे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं ताकि एक न्यूट्रलाइजेशन हो जाए बॉडी में और एसिडिटी से जो पेन इरिटेशन है वो ख़त्म हो जाए। बी स्टिंग एंड स्टिंग में भी हमने देखा कि हम बेस यूज़ करते हैं ताकि बेस और एसिड एक दूसरे के मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बेस एसिड के नेचर को काट देगी, तो क्या होएगा, एक न्यूट्रलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगी और पेन और इरिटेशन बंद हो जाएगी। तो ये होता है हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि यही एक है, एसिड और बेस बहुत सारे हैं, तो ऐसे रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स होंगे। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट ये जो मैंने बोला है कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट आपका न्यूट्रल होगा, ये हर केस में नहीं होता है, कुछ बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं, कई कम इंस्टेंस है जिसमें जो हमें सॉल्ट है वो न्यूट्रल नहीं मिलेगा। और उसका ही एक एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल मतलब सिचुएशन बोलूँ, तो देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है जो हमने अभी अभी किया था, तो हमें क्या मिला, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। पर अगर मान लो आप एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस एक वीक है, एक ऐसा बेस जो जिसका नेचर वीक है और या तो हो सकता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम है वो अपने सॉल्यूशन में, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो क्योंकि एसिड वीक था नेचर में और बेस वीक है, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा ना वो हल्का सा एसिडिक होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि बेस वीक था तो वो एसिड को ना पूरी तरह काट नहीं पाया, वो पूरी तरह उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो हमें सॉल्ट मिला है वो थोड़ा सा एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि एसिड का पूरा वो नेचर कटा नहीं है। प्लस वाटर, ऑफ कोर्स वाटर हमेशा ही मिलता है, बट अब जो सॉल्ट मिलेगा वो हल्का सा एसिडिक होगा। अगर हम लोग सिचुएशन को रिवर्स करें, मतलब एसिड इस बार वीक है और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तब क्या होएगा, तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो हल्का सा बेसिक होगा नेचर में। क्यों, क्योंकि अब एसिड बेस को पूरी तरीके से काट नहीं पाया, उसके पूरे प्रोफाइल को, उसकी पूरी स्ट्रेंथ को वो कट नहीं कर पाया है। इसकी वजह से जो सॉल्ट मिला है उसमें एक बेसिक नेचर अभी भी है। तो यही होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा पर बेस वीक होगा तो हमारा सॉल्ट एसिडिक इन नेचर होगा। और अगर मेरा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तब क्या होगा, हमारा जो सॉल्ट है वो बेसिक इन नेचर होगा। मान लो आपका एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो पहले जैसे ही होगा, जैसे पहले रिएक्शन है कि जो सॉल्ट है वो क्या है, वो न्यूट्रल इन नेचर होगा और हमें मिलेगा साथ में वाटर। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार करने की कोशिश की है, कि एक एसिड और बेस का रिएक्शन
जिससे वो एक दूसरे का नेचर काट दें और हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं उसमें, सॉल्ट जो जनरली न्यूट्रल होना चाहिए नेचर में, प्लस वाटर। अब जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो ये है कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक जिसे हम कहते हैं, उसके यूजेस। देखो कॉमन सॉल्ट हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे फील करते हैं कि हमारे खाने में, कि हमारे खाने में वो यूज़ होता है तो वही उसका यूज़ है। वो गलत है। वो बहुत बड़े लेवल पे एक यूज़ है कॉमन सॉल्ट का, पर कॉमन सॉल्ट और भी कई रीज़न से यूज़ किया जाता है और उसकी स्पेशली एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको यूज़ करके कई ऐसे केमिकल्स है, कई सब्सटेंसेस है जो बनाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH कहते हैं, अभी भी हमने देखा था। तो सोडियम ऑक्साइड का आपको टेक्स्ट बुक में बोला नहीं है यूज़ क्या, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ बहुत होता है। वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करके कई केमिकल्स बनते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस बहुत है, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है वो लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में। तो अब पहली बात ये है कि वो बनता कैसे है। तो कैसे बनता है वो पहले हम लोग देखते हैं और फिर उसको रिएक्शन के साथ हम समझेंगे। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक ना कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। वो आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा कि एक क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ना बहुत हाई हो, मतलब जितना हम सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं ना, जिसको आप लोगों ने 9th में सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, तो वैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बनाएंगे सॉल्ट का। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्ट जितना डिज़ोल्व हो सकता है वो किया गया हो, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, ब्राइन, BRINE। तो ब्राइन और कुछ नहीं है, वो सॉल्ट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या है, हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और वो 3 प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके, एक तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें चाहिए, सेकंड क्लोरीन गैस, तीसरा हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए चाहे हमारा ये रिएक्शन क्लोरीन और हाइड्रोजन को पाने के लिए नहीं था, बट क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के बहुत यूजेस होते हैं। तो ये भी जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे रिएक्शन में, उन्हें भी क्या करते हैं, स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो तो उसी के लिए रिएक्शन हुआ था, उसको छोड़ के हमें और भी जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो यूज़फुल हैं, तो इन्हें स्टोर कर लिया जाता है ताकि उनके जो बाकी यूजेस है वो हो पाए। तो एक बार इसे एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये आपका रिएक्शन है NaCl। अभी वापस मैं आपको बोलूँगा कि नंबरिंग पे मत जाओ, बैलेंसिंग पे ना जाओ, पहले आप ये देखो कि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या मिले। तो NaCl प्लस वाटर, क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन था। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, वो एरो के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लिख दो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसे प्रोसेस को कराया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरीके से कैटलिस्ट है। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो बहुत सही रहेगा, एरो के ऊपर, एरो के नीचे, कहीं पे भी चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें मिल रहा है NaOH, जो हमारा मेन केमिकल है जिसके लिए रिएक्शन किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस Cl2 जो आपकी क्लोरीन गैस है, प्लस H2 जो आपका हाइड्रोजन गैस होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। अगर आप प्रोडक्ट सही लिखो तो बैलेंसिंग बहुत ही आराम से इसकी हो जाएगी। टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम नहीं था, इसलिए मैंने ये एक डायग्राम डाउनलोड किया हुआ है। तो देखो, मान लो ये एक आपका बीकर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और सॉल्ट डाला हुआ है, अच्छी तरह सैचुरेट एकदम सॉल्यूशन है, कि जितना सॉल्ट आप लोग डिज़ोल्व कर सकते हो उतना आपने कर लिया है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, हमने देखा है ऐसे बीकर्स में 2 रॉड्स होती हैं जिनको हम बुलाते हैं कैथोड और एक एनोड। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होएगा उसे हम लोग एनोड बुलाते हैं, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कैथोड बुलाते हैं। तो अब जब ये रिएक्शन होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट ब्राइन, जो एकदम राइट में लिखा है नीचे, आप डाइल्यूट ब्राइन को रहने दो, खाली ये देखो कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो आपको नीचे से मिल जाएगा। और अब क्या बचा था, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो हमने पहले 8th 9th में भी देखा है कि वो गैसेस जाते हैं अपने ऑपोजिट चार्ज पे। तो एनोड जो पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोड है, जहाँ पे पॉजिटिव करंट का पॉजिटिव पॉइंट है, वहाँ पे वो गैस जाएगी जिसका चार्ज नेगेटिव है। तो हमने क्या देखा है, H2 और Cl में हमेशा H पॉजिटिव चार्ज बनाता है और क्लोरीन नेगेटिव बनाता है। तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, आपका पॉजिटिव रॉड पे, जो आपका क्या है, एनोड है। तो वहाँ से क्लोरीन गैस बाहर आएगी। और जो आपकी नेगेटिव वाली रॉड है जिसको हम लोग कैथोड बुला रहे हैं,
वहाँ पे वो गैस जाएगी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और वो कौन है? हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा पहले क्या H प्लस में बनता है ना, तो वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाली गैस है, तो हमेशा नेगेटिव वाले रॉड पे जाएगी। तो कैथोड पे आप क्या देख रहे हो? हाइड्रोजन गैस है जो बाहर निकलेगी। तो ये गैसेस को, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को भी क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उनके यूजेस बहुत सारे होते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है ब्लीचिंग पाउडर, जो जिसको हम लोग बुलाते हैं CaOCl2। अब मुझे पता है उसमें जो 2 है वो Cl के ऊपर आ रहा है आपका, मतलब प्रिंटिंग में वैसे ऊपर आ रहा था, वैसे हम हमेशा क्या नीचे लिखते हैं। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो अब जो ये ब्लीचिंग पाउडर है ये बनता कैसे है कि जो क्लोरीन गैस आपको पिछले रिएक्शन में मिली थी, वही क्लोरीन गैस को मैंने कहा था हम लोग स्टोर भी करेंगे, तो वो स्टोर्ड गैस को पास कराया जाता है। इसमें लिखा हुआ है क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH इज पास थ्रू ड्राई स्लेक लाइम। और स्लेक लाइम क्या होता है आपका? CaOH ट्वाइस, वापस 2 नीचे होना चाहिए। तो अब सबसे पहली बात आती है कि क्लोरीन गैस को पास किया गया है स्लेक लाइम पे। अब स्लेक लाइम को हिंदी में हम लोग क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं चूना। वही चूना जो दीवारों पे लगता है, पान पे लगता है, जिसने जहाँ पे देखा हो वाइट कलर का, तो उसी चूने के ऊपर क्या है, जिसको हम लोग स्लेक लाइम बुलाते हैं, क्लोरीन गैस को पास किया जाता है। तो एक बार हम लोग रिएक्शन देखते हैं, फिर हम यूजेस देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के। अब जो आपका रिएक्शन है वो ये है कि CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, स्लेक लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस पास की हुई है। तो पास होने के बाद क्या है, हमें CaOCl2 मिलेगा, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, प्लस वाटर। तो एक तरीके से क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? हाँ, एक तरीके से है, बिल्कुल है। क्योंकि जो CaOH ट्वाइस होता है वो आपका जनरली पॉजिटिव वो होएगा, बेसिक इन नेचर, और क्लोरीन गैस क्या होती है? एसिडिक इन नेचर। तो हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसा है। तो अब हमें क्या मिला है? पानी मिला है और ब्लीचिंग पाउडर मिल चुका है रिएक्शन से। तो हम ये देखते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके यूजेस क्या होते हैं। तो अगर आप यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये वाला अगर आप पैराग्राफ देख लो, तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जहाँ पे क्लोथ्स बनते हैं, क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस इंडस्ट्री को हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ब्लीचिंग पाउडर का। क्योंकि सबसे पहले देखो, चाहे आप कॉटन लो, चाहे आप कोई भी आप सोचो जिस मटेरियल का आप क्लॉथ बनाना चाहते हो, जैसे शीप की वुल होती है। अगर आपने ध्यान दिया हो, शीप की वुल एक क्रीम से कलर की होती है, क्योंकि शीप डेफिनेटली जब घूमती फिरती है तो उसकी बॉडी पे जो डस्ट गिरती है उससे क्या होता है, जो हमारी वुल होती है वो डार्क कलर की होती है। सिमिलरली कॉटन भी है, कॉटन भी एकदम प्योर वाइट दिखता नहीं है, जैसे कॉटन घर पे जो आता है, जिसे हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, तो उतनी वाइट कभी भी नहीं होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? सबसे पहले जो गंद है, ब्राउन कलर कह लो, क्रीम कलर कह लो, जो वुल में या कॉटन में आया हुआ है, उसको ये निकाल देगा। तो यही ब्लीचिंग, हम यही कहते हैं ना कि कलर निकाल देना। कॉस्मेटिक्स में भी ये होता है। तो ब्लीचिंग मतलब क्या होता है कि कलर उड़ा देना। तो इससे क्या होएगा कि सबसे पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना, जो कलर होता है वुल का या कॉटन का, एक क्रीम सा कलर, लाइट ब्राउन सा कलर, उसे निकाल दिया जाता है, ताकि एक तो वो साफ़ हो जाए, सेकेंडली उसमें कोई और अगर कलर डालना हो तो वो ईज़िली डल जाए। तो ये काम है। सेकेंड क्या है? फॉर ब्लीचिंग पल्प। पल्प मतलब जो वुड जो होती है, आपने पहले ही पढ़ा होगा, पेपर बनता है पल्प से, और पल्प और कुछ नहीं होता है। पल्प फ्रूट का पल्प भी होता है, बट पेपर का पल्प कौन सा होता है? जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको जब गर्म पानी में हम लोग एकदम पिघला देते हैं, तो एक ब्राउन कलर का ना उसमें एक लिक्विड बन जाता है। तो देखो, पेपर वाइट है बट वो बना किससे है? पल्प से है, वुड से है, जो ब्राउन है। तो उस पल्प में भी क्या ब्लीचिंग पाउडर अगर हम डालेंगे ना, तो वो जो लकड़ी जिसको एकदम मैश कर दिया है गर्म पानी में, बॉइलिंग पानी में, उसमें से क्या वो ब्राउन कलर निकल जाता है। तो इस तरीके से क्या ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का ब्राउन कलर निकालने में। तीसरा क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन करनी है उसमें ये बहुत काम आता है। फोर्थ क्या है? एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे फ्लोर पे हम लोग यूज़ करते हैं लाइजॉल, ये सब, तो वो क्या होता है? वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं। क्या आप उसे
ये बोलोगे कि वो स्टरलाइजर के जैसा है, तो काम वैसे ही करता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा, बट ये क्या होता है, जनरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू स्टरलाइजर ये सबसे। तो जो आपके लाइजॉल, हार्पिक, ये सब होते हैं, एक तरीके से क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट ही है, उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो अगर आप देखो, कलर निकालने के लिए, साफ़ सफाई में, ये सब जगहों पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर आपका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, आपका बेकिंग सोडा है, जिसको साइंटिफिकली हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वैसे उसकी स्पेलिंग में वो यूएम रह गया। सोडियम बाइकार्बोनेट हमने पहले वाले वीडियोस में भी किया हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बुलाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, बात एक ही है। अगर एक मेटल कार्बन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो तो आप उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या बाइकार्बोनेट बोलो, एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, नाम से ही था कि हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तीनों होएगा सोडियम के साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो अब जो बेकिंग सोडा, ये वही सोडा जो आप लोगों ने घर पे देखा होगा, जिसको हम लोग केक, पेस्ट्रीज, बेकरी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, ये वही बेकिंग सोडा है। और जिसका एग्जांपल हमने लिया था जब एक एंड स्ट्रिंग होती है, बी स्ट्रिंग होती है, उस टाइम पे यूज़ करने का। तो अब ये जो NaHCO3 है, ठीक है, ये कैसे बनता है या इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से, या सॉरी एक डायग्राम के थ्रू। तो NaCl हम लोग इसी टॉपिक पे पढ़ रहे थे अभी तक कि कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल बनते हैं। तो NaCl तो यूज़ हो गई, प्लस H2O वाटर, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस NH3 जिसे हम अमोनिया कहते हैं। NH3 होता है अमोनिया। तो मैक्सिमम रिएक्शंस में हमने क्या देखा है कि H2O और CO2 ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, बट इस रिएक्शन में एक ये है, अलग बात है कि इस बार ये रिएक्शन में किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ आउट हो रहे हैं। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, इससे आपको एक मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है बट अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसकी। प्लस NaCO3 जो आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो। तो ये इसका रिएक्शन है, बैलेंसिंग के लिए कुछ है नहीं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है पहले से ही, कोई नंबर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट आपको NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट का सही फॉर्मूला NaHCO3 ये पता होना चाहिए। तो इसके यूजेस अगर आप देखो तो ये नीचे से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है कि इट यूजेस में, एज इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, वॉशिंग जो हमारा ये सॉरी बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर है। इट इज़ यूज एज एन एंटासिड, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये एक रॉ मटेरियल भी होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने के लिए। इट इज़ यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। आप लोगों ने 8th-9th में देखा था कि ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसमें सोडा, बेकिंग सोडा और जो एक एसिड होता है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो बाहर निकलती है और फायर को वो क्या कर देती है, वो कवर करके उसे एक्सटिंग्विश कर देती है, उसे बुझा देती है। तो अब वो क्यों होता है, क्योंकि CO2 आपने पहले भी पढ़ा होगा कि CO2 कभी भी फायर को ना ही सपोर्ट करता है ना ही वो खुद बर्न होता है, वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। तो CO2 को बहुत ज़्यादा लेवल पे बनाने के लिए एक जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका एक तरीका बनाने का, फायर एक्सटिंग्विशर अब 2-3 टाइप के आते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड क्या है, उसे बेकिंग सोडा और एसिड, इन दोनों को यूज़ करके बनाया जाता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो एक आपने फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा था जिसमें एसिड एक बॉटल में होता है, तो अगर आप हिट करो वो बॉटल से टूटता है और वो एक पाउडर पे गिरता है, वाइट पाउडर के। तो वो जो वाइट पाउडर पे गिरता है एसिड, वो जो वाइट पाउडर है वो क्या है, वो आपका बेकिंग सोडा ही है। तो वो जो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर था उसमें वो जो सोडा यूज है वो बेकिंग सोडा ही है। थर्ड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब देखो बेकिंग पाउडर होता है कि आगे लिखा हुआ है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड। बहुत ही एक माइल्ड एसिड जो एडिबल है, जो एक बंदा कंज्यूम कर सकता है, ऐसा एसिड और ये जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसका ये सॉल्यूशन ये होता है, बेकिंग सोडा सॉरी, इसका ये एक मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर को जब आप हीट करोगे या जब वो पानी में होगा, बेसिकली हीट ही होता है, जैसे आप अवन में डाल रहे हो, तो क्या होगा कि अब जब वो हीट होगा ना तो वो बेकिंग सोडा और वो जो एसिड है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे।
हमने देखा था जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट होता है, क्योंकि आपका ये जो बेकिंग पाउडर है ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, सॉरी बेकिंग सोडा, ये बेसिक इन नेचर है। तो जब वो सोडा और एसिड रिएक्ट होंगे CO2 फॉर्म होगा। तो वो जो CO2 क्या होता है, वो जिस चीज़ को आप बना रहे हो, जैसे बेकरी का कोई प्रोडक्ट है, बिस्किट हो गया या ब्रेड हो गया, ब्रेड को समझो, या पाव जो होते हैं, तो वो क्या होता है उसमें CO2 ना अटक जाता है। तो सोडा और एसिड के रिएक्शन से जो CO2 बना था, जो अटक गया था, उसकी वजह से ब्रेड में, एक पाव में, बन में क्या होता है, एक फ्लफ़ी नेचर आ जाता है, स्पॉन्जी नेचर। तो जो स्पॉन्जीनेस है वो क्यों है, क्योंकि CO2 गैस उसमें अटकी हुई है। तो इसी रीज़न की वजह से कि एक स्पॉन्जीनेस आ जाता है, ये बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, जिससे एक CO2 की गैस फॉर्म होगी एक एसिड और बेस के रिएक्शन से, और वो उस बेकरी के प्रोडक्ट में क्या करेगी, एक स्पॉन्जीनेस, एक मतलब फ्लफीनेस कह लो, स्पॉन्जीनेस कह लो, वो फॉर्म कर देगी, और जिसकी वजह से वो थोड़े मोटे मोटे से वो बन जाते हैं। अगर आप इस फोटो को आप देख पाओ ठीक से, तो आप क्या देख सकते हो कि ये ब्लू कलर के क्या हैं, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। एक शाइन है इसमें, आप ये देख सकते हो, एक शेप है, डेफिनेट शेप नहीं है बट एक शेप है, एक क्रिस्टल वाली शेप है, जैसे चीनी के दानों की होती है। तो ये क्या है, क्रिस्टल्स है जिसमें एक कलर है। तो ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स है, ये था आपका कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग CuSO4 बुलाते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो, ये CuSO4.5H2 है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है, और जो हमने देखा था अभी फोटो में, वो भी कॉपर सल्फेट था। बट कितनी बार कितने ऐसे सॉल्ट्स में, केमिकल्स में क्या होता है, उनके पास ना एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ना पानी को अपने अंदर अटका लेते हैं। तो जब वो पानी अंदर अटकता है ना उनके स्ट्रक्चर में, तो देखो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, बस वो एक स्ट्रक्चर में पानी अटक गया है। उस पानी के अटकने की वजह से क्या है, वो स्ट्रक्चर में कलर आ जाता है, एक शेप आ जाती है। तो इसलिए ऐसे केमिकल्स को जिसमें पानी अटक गया है, हम लोग उसका फॉर्मूला के साथ ना डॉट लगा के वाटर H2O भी लिखते हैं, कितने मतलब उसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आप किसी केमिकल के साथ .5H2O, .2H2O देखते हो, तो इसका मतलब क्या है, उसमें वाटर अटका हुआ है, जिसकी वजह से उसमें एक क्रिस्टलाइन शेप होगी और कलर होगा। किसी में वाइट कलर होता है, किसी में ब्लू होता है, फेरस सल्फेट होता है उसमें ना ग्रीन कलर होता है। तो इस तरीके से क्या है, उस केमिकल में एक शेप आ जाएगी, एक कलर आ जाएगा, एक क्रिस्टलाइन नेचर आ जाएगा। और इस फिनोमिना को, इस ऑकरेंस को कि पानी अटक के एक केमिकल में, एक सब्सटेंस में क्रिस्टलाइजेशन, शेप और कलर आ गया, इसे हम बुलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल यूनिट। जैसे CuSO4 वो क्या है, वन मॉलिक्यूल यूनिट। अब वन मॉलिक्यूल यूनिट को ना वन मॉलिक्यूल ही समझो। तो एक मॉलिक्यूल में एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम कॉपर सल्फेट में क्या कहेंगे कि उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कि उसके हर मॉलिक्यूल में, हर CuSO4 के वॉल्यूम में एक फिक्स 5H2O के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये नंबर ना फिक्स्ड होता है, ऐसे नहीं कि एक बार 4 है अगली बार 3 है, कि एक बार 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटके, एक बार 6 अटके, ऐसे नहीं है, वो फिक्स्ड होता है। तो 5H2O पर मॉलिक्यूल के हिसाब से CuSO4 के क्या है, वाटर उसमें अटका है, और इस वाटर को जिसकी वजह से उसमें एक शेप आया, कलर आया, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर ये वाटर निकल जाएगा ना, तो क्या होगा, उसका कलर, उसकी शेप, दोनों चीज़ें ना चली जाएंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें जाने की वजह से क्या होगा, पहले तो उसकी शेप चली जाएगी, वो बन जाएगा पाउडर, और उसका जो कलर है वो भी निकल जाएगा, तो वो एक कलरलेस, एक वाइट पाउडर, जैसे हमारा टैल्कम पाउडर होता है जो हम लोग लगाते हैं, ऐसे वो पाउडर क्या है, वो बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब होगा वाटर उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में, तब उसमें कलर भी होगा, शेप भी होगी। जब वो पानी नहीं होगा, तो वो एकदम ड्राई, एकदम वाइट कलर का क्या है, पाउडर बन जाएगा। जैसे हमारा ये टैल्कम पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर जो हम लोग लगाते हैं गर्मियों में। तो जैसे कॉपर सल्फेट में वो अगर वाटर हट गया, तो सबसे पहले तो CuSO4 में से 5H2 चला गया, तो वो क्या रह जाएगा, खाली CuSO4। बट मेन चीज़ आप देखो, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, क्रिस्टलाइन से पाउडर हो गया, और ब्लू कलर भी चला गया है।
तो यही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या वाटर अगर चला जाए तो उसकी शेप, उसका कलर, दोनों चीज़ें क्या हैं, चली जाएंगी। और ऐसे सॉल्ट को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बुलाते हैं एनहाइड्रस। इसकी स्पेलिंग और क्या लिखना चाहिए वो मैं वीडियो के एंड में लिख के दे दूंगा मैं। तो इन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया, ताकि जिसकी वजह से उसका रंग, उसकी शेप दोनों ही डिसअपियर हो गए या ख़त्म हो चुके हैं, उससे हम बुलाते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट्स। तो यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे हमें दो सॉल्ट्स, दो केमिकल्स और पढ़ने हैं। तो अगर आप देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है CaSO4.H2O। अब CaSO4.2H2O क्या होता है, जिप्सम होता है, या कैल्शियम सल्फेट जिसमें वाटर हो, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। तो जिप्सम क्या है, वाइट कलर का होता है, उसकी क्रिस्टलाइन शेप होती है। तो अगर आप उसे हीट करोगे, याद रखना किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं कराना है, सिंपल हीट करना है। तो हीट करने से हमने हमेशा देखा है वाटर इवेपोरेट होकर निकल जाता है, तो इसमें से भी निकल जाएगा। तो जब हम इसे हीट करते हैं 373 केल्विन में, तो वो क्या बन जाता है, CaSO4 और हाफ H2O। हाफ H2O मतलब जो दो थे, दो में से हाफ रह गया है मॉलिक्यूल, तो 1.5 मॉलिक्यूल क्या है, उड़ गया। तो अब जब 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4.12H2O, उसमें डॉट है नहीं, तो CaSO4.12H2O, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बुलाते हैं, इसलिए मैंने POP लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लिखा है। तो हमें क्या मिलेगा, POP। तो जिप्सम को हीट करके जब उसमें से काफ़ी सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, पर मॉलिक्यूल में मतलब 1.5 मॉलिक्यूल निकल गया, खाली हाफ रह गया, उसे हम बुलाते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा भी होगा, आपके घर के जब काम हुआ होगा तो वाइट कलर का पाउडर लाते हैं, वो क्या होता है, POP ही होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाफ तो अभी भी है, हाँ जी है, बट वो इतना काफ़ी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर को एक शेप और वो कलर दे दे, तो इसलिए क्या होता है, वो वाइट पाउडर ही होता है। तो ये जो POP होता है, अगर आप उसको वापस पानी उसमें ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O, मतलब वो वापस जिप्सम बन जाएगा। तो अगर फिर यही है कि पानी निकालना ही है, फिर वापस पानी डालना ही है, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जिप्सम अगर हमारे पास है तो उसको एक शेप देना, जिस तरीके की हम शेप देना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग पहले उसे POP में कन्वर्ट करते हैं और उसमें पानी ऐड करके उससे हम वो शेप में लाते हैं जिस शेप में हम चाहते हैं। ठीक है, अब POP जो है उससे क्या बनता है, आपके टॉयज़ बनते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बनता है, जैसे वास हो गया, ये सब हो गया। और एक चीज़ जो आप देखते हो वो क्या है, फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स भी बनते हैं, मतलब उनका प्लास्टर बनता है। तो अगर मैं जिप्सम का प्लास्टर बनाना चाहूँ डायरेक्टली, तो क्या है, वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो हार्ड है, उसको अपने हिसाब से एक शेप देना उसे मुश्किल है। तो हम कई चीज़ों को ये करते हैं ना, उसे हम मेल्ट करते हैं, और फिर मेल्ट करने के बाद जिस शेप हम उसे देना चाहते हैं उसे दे देते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं करने के। वैसे ही क्या है, जिप्सम को पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी में मिलेगा तो पहले वो एक गाढ़ा सा लिक्विड बन जाएगा, फिर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से हम उसे शेप दे सकते हैं। तो जब वो हार्ड होएगा, हार्ड होके जो शेप हमने उसको दिलाने की कोशिश की है, जैसे एक वास हो गया, प्लास्टर हो गया, कोई टॉय हो गया, उस शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी मिलता है, वो जिप्सम फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है, जो एक बहुत ही हार्ड फॉर्म होता है। आप देखते ही हो प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना ये होता है, सॉफ्ट होता है, एक पाउडर ही होता है, बट जब वो प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाता है वो कितना हार्ड होता है। तो इसी तरीके से क्या है, हम लोग फिर रिक्वायर्ड शेप दे सकते हैं। तो एक तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा के कैसे हमने जिप्सम को एक आई एम सो सॉरी, जिप्सम से वाटर निकाल के कैसे हमने उसे एक पाउडर बना दिया, और उसी पाउडर में जब हमने वाटर ऐड किया तब क्या वो एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जो हार्ड भी है, और जो शेप हम उसको देना चाहते हैं वो शेप भी उसे मिल गई है। अब जो सेकंड केमिकल हम लोग यही बेस पे पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से, वो क्या है, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा आप सिंपल अपना ये समझो, सर्फ समझो, एरियल समझो, जो जिसके घर पे हो।
तो अगर आप उसको हाथ में लो ना, मैं इसलिए जानबूझ के इसका पिक्चर या डायग्राम दे रहा हूँ क्योंकि आपके घर पे डेफिनेटली होगा। तो अगर आप हाथ में लोगे तो डेफिनेटली उसका एक कलर होगा, देखो लाइट ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, बट अगर आप हाथ में लो ना तो उसमें वो पाउडर जैसी फीलिंग नहीं आती है, वो हल्का सा हाथ में चुभता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे क्या हैं, क्रिस्टल्स हैं। तो वो क्यों क्रिस्टल्स हैं उसमें? क्योंकि उसमें भी वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 है, सोडियम, जिसको हम लोग क्या बुलाएंगे, हम लोग सोडियम कार्बोनेट। वो हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो बाइकार्बोनेट नहीं है, वो क्या है, खाली कार्बोनेट है। तो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट। उसके स्ट्रक्चर में पानी अटक गया, तो इसलिए क्या उसमें एक कलर और उसमें एक क्रिस्टलाइन शेप भी आ गई। तो अगर आप आज या वीडियो के बाद अगर आप हाथ में लो तो आपको थोड़ा थोड़ा चुभेगा वो। तो वो क्यों है? क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, वो एकदम हमारे टैल्कम पाउडर की तरह सॉफ्ट नहीं होता है। अब अगर आप ये सोचो कि क्यों कलर फिर एरियल का क्यों अलग है, इसका अलग क्यों नहीं, मतलब सबका सेम कलर क्यों नहीं है अगर केमिकल सेम है तो? क्योंकि उसका रीज़न है, जो हमारा सर्फ एरियल होता है उसमें खाली वॉशिंग सोडा नहीं होता, उसमें और भी केमिकल्स कंपनी डालती है अपने हिसाब से, जिससे उन्हें लगता है कि और अच्छे से कपड़े धुले जाएं। तो इसलिए वो केमिकल के भी कलर आते हैं। तो वॉशिंग सोडा पर एक बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे वो हमारा एरियल, टाइड जो घर पे बंदा, रिन जो बंदा यूज़ कर रहा है वो बनता है। तो वॉशिंग सोडा क्या है? बेसिकली सोडियम कार्बोनेट है, सिंपल Na2CO3, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से उसमें एक स्ट्रक्चर और उसमें एक कलर आ जाता है। तो अब हमारा वॉशिंग सोडा बनता कैसे है? इट इज़ मेड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, जो हमने पहले देखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसे पहले हीट किया जाएगा, तो हीट करने के बाद क्या है, उसमें से ना H बेसिकली निकल जाता है, तो वो बन जाता है Na2CO3। और बाद में उसकी ना रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है, मतलब उसमें वाटर इस तरीके से हल्का हल्का ऐड किया जाता है, या इस तरीके से कि उसमें एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके स्ट्रक्चर में अटक जाए, तो वो वापस क्या है, बेकिंग सोडा ना बने, वो वॉशिंग सोडा ही सोडियम कार्बोनेट रहे और वाटर उसमें अटका रह जाए उसके स्ट्रक्चर में। तो पहले हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, हीट करने की वजह से उसमें H2O जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो निकल जाता है, और उसकी वजह से वो बन जाता है हमारा वॉशिंग सोडा। और फिर हम लोग उसकी वाटर उसमें ऐड करते हैं। ये मत सोचना गीला सीधा पानी डाल देते हैं, ऐसे नहीं होता है। केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें वाटर इस तरीके से ऐड किया जाएगा कि वो गीला ना हो, बस एक स्ट्रक्चर बन जाए, क्रिस्टलाइज शेप जैसे कॉपर सल्फेट की बनी थी, और वो आगे वॉशिंग सोडा के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो वॉशिंग सोडा हमारा होता है उसके यूजेस क्या हैं? एक तो क्लियर है जी, वॉशिंग सोडा तो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा, कपड़े धोने के लिए, ऐसे कामों के लिए, काफ़ी चीज़ें धोने के लिए भी हम लोग वही चीज़ यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है, जो मैल हुई, डर्ट हुई जो अटकी हुई है वो उसको निकालने में बहुत ही अच्छा इसका यूज़ होता है। सेकंड क्या है? रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ये आप बहुत छोटी क्लासेस से देख रहे हो कि कितनी बार वाटर हार्ड होता है, हम कितनी भी कोशिश करें उसमें ना झाग, उसमें ना वो एक फोम नहीं बनती है। तो वो हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए क्या है, हम लोग ये वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, ताकि उसकी हार्डनेस जाएगी तभी उस पानी में फोम हो बनेगा, और कपड़े उसमें अच्छी तरह हम धो सकते हैं। या हम अगर हमें हाथ भी धोने हैं तो फोम बनता ही है हमारे हाथों में, वो तभी ही बन पाएगा अगर वाटर की हार्डनेस निकलेगी। तो उस वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए क्या है, हम लोग इस वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं, जिससे उसकी हार्डनेस जो होती है वो कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। थर्ड क्या है? इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स। बोरैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, वीडियो के एंड में आपको वो भी बताऊंगा मैं कि बोरैक्स होता क्या है और उसका यूज़ क्या है। तो बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, ये यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा, एंड इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ग्लास एंड पेपर। वैसे एक और कहूँगा, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, हो सकता है आप लोग भी खेलते हो, जिससे ना मतलब हम लोग हवा मारते हैं तो उससे वो बबल्स क्रिएट होने लग जाते हैं, वो भी वॉशिंग सोडा से ही बनता है। तो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ग्लास एंड पेपर। सोप भी एक क्लीनिंग एजेंट है, तो उसमें वो यूज़ हो रहा है। कितनी बार वो एड्स में भी आता है कि वॉशिंग सोडा है इसलिए स्किन को हार्श है, फैक्ट है, थोड़ा सा हार्ड होता भी है, ये स्किन में ड्राइनेस ले आता है। ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। और पेपर, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हमने पहले एक केमिकल देखा था यूज़ हो रहा था, ब्लीचिंग पाउडर, वैसे ही वॉशिंग सोडा भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूंगा कि एक तो बोरैक्स क्या होता है और एक एनहाइड्रस सॉल्ट।
को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? तो अब एनहाइड्रस सॉल्ट इट इज अ सॉल्ट विच हैज़ लॉस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड देयरफॉर इट्स शेप एंड कलर। तो अगर एक सॉल्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाए, निकलती कैसे, हीटिंग करके ही, तो अगर उसमें से वाटर निकल जाए तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर और उसका कलर दोनों ही वो लूज़ कर देगा, वो एक पाउडर फॉर्म बन जाएगा। तो ऐसे सॉल्ट को जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर चुका है उससे हम बुलाते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ये बोरैक्स का फॉर्मूला है B4O7Na2.10H2O, मतलब 10H2O उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, या वो हो सकता है B4H20Na2O17। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये था कि मैं बोरैक्स के बारे में बता दूं, कहीं फिर फील होगी बोरैक्स के बारे में बताया नहीं कि होता क्या। तो ये बोरैक्स का फॉर्मूला है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बोरैक्स का यूज़ क्या है, बोरैक्स भी एक क्लीनिंग एजेंट ही है। तो कई चीज़ों पे बोरैक्स को प्रेफर किया जाता है क्लीनिंग करने के लिए, जैसे गिटार ये सब हो गए, वायलिन हो गए। तो वो भी क्या है, एक क्लीनिंग एजेंट की तरह ही, वॉशिंग सोडा की तरह ही यूज़ किया जाता है।